गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। आप सभी प्यारे बच्चों का एग्जाम टाइम विथ अखिलेश सर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम टाइम के समय एग्जाम टाइम चैनल निश्चित रूप से आपकी सफलता में चार चांद लगा देगा, लेकिन ज़रूरत है तो बस इससे जुड़ने की, इस चैनल को सब्सक्राइब करने की। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप YouTube पे जाकर निश्चित तौर पे एग्जाम टाइम विथ अखिलेश सर चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रतिदिन अपने 20 क्वेश्चन जो है श्योर करिए, ठीक है। क्योंकि नए एग्जाम पैटर्न के तहत 20 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वह बहुविकल्पी होते हैं और बहुविकल्पी प्रश्न मात्र 5 मिनट में ही, देखिए दिया गया है 20 में 20, ठीक है। यदि प्रतिदिन मेरे साथ आप जुड़ते हैं तो यह दावा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपके 20 में से 20 अंक आने सुनिश्चित हैं। तो करना क्या है कि प्रतिदिन आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पढ़ाई करिए और इधर उधर घूमना थोड़ा बंद कर दीजिए। और मोबाइल की आदत अगर आपको है तो निश्चित तौर पे उसमें केवल पढ़ने लिखने का काम करिए। जब किताब पढ़ते पढ़ते मन उब जाए तो वीडियो खोलिए और ऑब्जेक्टिव को हल करना शुरू करिए मेरे साथ, ठीक है। तो देखिएगा, हम चैप्टर वाइज सारे प्रश्नों को आपसे रिवाइज करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी है इसकी जानकारी आपको करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सामाजिक विज्ञान का पहला, इतिहास का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके 20 क्वेश्चन पिछली वीडियो में गए हैं। आपने उसको बहुत अच्छा कमेंट दिया है, उसमें थोड़ा सा आवाज कम थी, इस बार इसको सही करने का प्रयास किया गया है, लेकिन उसको मन से पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पे वो सुनाई दिया होगा। तो आइए देखते हैं अगले 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या रखे गए हैं, ठीक है। और ये पढ़ने के बाद फिर आपको कुछ दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा ले लिया गया है, लेकिन कल से इसको भी बड़ा कर देंगे। कहते हैं कि आदमी गलतियों से ही सीखता है, ठीक है। तो देखिएगा, प्रश्न है आपका कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका जल्दी से आप बताइए किसकी थी, क्योंकि आंसर के पहले आप आंसर लगाएंगे और गलत कितने हो रहे हैं, सही कितने हो रहे हैं, कमेंट के माध्यम से मुझको जरूर बताएंगे, तभी आपकी तैयारी पूरी तरह से अच्छी वाली हो पाएगी। देखिए मक्खियां परेशान कर रही हैं, इनको भी पढ़ना अच्छा लग रहा है, ठीक ना जी। अब आप सोचिए आपको कैसा लग रहा है, निश्चित बताइएगा। देखिए, तो जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। ऑटो वॉन बिस्मार्क की। ऑटो वॉन बिस्मार्क जो थे वहां के एक राजनेता थे और सैनिक नेता थे। कहां के, जर्मनी के, ठीक है। जिन्होंने जर्मनी जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था उसको एक कर दिया, ठीक है। उसको क्या किया, एक कर दिया। और भारत में ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है, इसलिए भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्योंकि इन्होंने जो 563 रियासतें थी, जिसको कहीं कहीं 562 भी कहते हैं, ठीक है, उनको मिलाकर एक संगठित भारत का निर्माण किया गया है, ठीक ना। इसीलिए सरदार पटेल की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना जी। आइए, तो इसकी व्याख्या बहुत हो गई, आगे चलिए, क्योंकि आपको लंबे वीडियो देखने की आदत नहीं है। और आप क्या करेंगे, इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, पूरी कहानी आपको याद ना हो जाए तो बताइएगा, ठीक है। आइए, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। यंग इटली किसने बनाया था, ठीक है। तो देखिएगा, आप आंसर करिए। इसका आंसर है जोसेफ मेस्सिनी। कौन, जोसेफ मेस्सिनी ने इटली में, ठीक, राष्ट्रवाद को पूर्णतः लाने के लिए एक यंग लोगों का, एक युवाओं का संगठन बनाया था
जो इटली में निरंकुशतावाद को समाप्त करने वाले, राजशाही को समाप्त करने के लिए लड़ना था जिनको, ठीक है, जिनको तैयार कर रहे थे कौन, जोसेफ मेस्नी। क्लियर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, देखिए तीसरा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के लिए के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था, कौन चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण ना हो। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन में है इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रशा। ठीक, ये सभी देश हैं कहां के, यूरोप के, तभी यूरोप के एकीकरण की बात की गई है। देखिएगा तो ऑस्ट्रिया निश्चित तौर पे आप लगा चुके होंगे, ऑस्ट्रिया वह देश है, ठीक, जो नहीं चाहता था कि जर्मनी और इटली का एकीकरण हो। ऐसा क्यों था, क्योंकि ऑस्ट्रिया इटली के कुछ हिस्से पर शासन करता था। ठीक है, और जब ये कोई ऐसा काम करेगा तो निश्चित तौर पे वो नहीं चाहेगा कि उसका अधिकार कम हो। ठीक है, हाँ। अब देखिए अगला प्रश्न आपका है चौथा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हुआ। ठीक, जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न किस युद्ध में पूरा हुआ है, फ्रांस और प्रशा के युद्ध में, फ्रांस और इटली के युद्ध में, ऑस्टरलिज का युद्ध या जालवेराइन का युद्ध। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। ठीक है, देखिए तो इस प्रश्न का आंसर क्या है, जो लोग पढ़े होंगे निश्चित तौर पे वो जान गए होंगे। देखिए फ्रांस और प्रशा का युद्ध, ये देखिए 1870 में इस युद्ध की क्या हुई थी, घोषणा हुई थी, घोषणा। ठीक है, और 1871 में यह युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ। क्लियर, समाप्त हुआ। तो ये ध्यान देने की बात है, निश्चित तौर पे आपको आ गया होगा इसका आंसर। आप ये भी नोट किए करते रहिए, ताकि यदि आपने किताब को नहीं पढ़ा है तो इतनी चीज अगर नोट कर देंगे, जो बोल रहा हूं मैं, इस वीडियो को आप धीरे भी कर सकते हैं, रोक कर भी लिख सकते हैं, नोट बना लीजिएगा, कभी नहीं भूलेगा, और इसी से आप शार्ट आंसर आप लिख ले जाएंगे। कह रहा है कि प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया। ठीक है, प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का क्या सम्राट कब घोषित किया गया। तो अभी बताया गया है कि जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा हुआ है, ऑटो बिस्मार्क के द्वारा। ठीक है, तो जब जर्मनी का एकीकरण हुआ, ठीक है, 1971 में, उसी समय किसको, विलियम प्रथम को क्या बनाया गया, राजा बनाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जनवरी 1871। ठीक है, 1871। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उदारवाद से तात्पर्य है, उदारवाद से तात्पर्य है निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो मैं बता दूं, उदारवाद का मतलब होता है शासन में ढिलाई। ठीक है, शासन में ढील देना ही उदारवाद कहलाता है। ठीक है, मतलब सभी की बात को सुनना, सभी के कल्याण के लिए काम करना, किसी तरह की निरंकुशता को ना आने देना, ये क्या है, सब उदारवाद है। तो देखिए इसमें सबसे सटीक जो आंसर है वो ये है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। ठीक है, स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष क्या, समानता। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक, तो निश्चित तौर पे 7वां प्रश्न है, और इसका ऑप्शन देखिए काबुर है, मेजनी है, बिस्मार्क है और मैटरनिक है। तो जल्दी से आप आंसर करने की कोशिश करिएगा कि ये शब्द किसका है। ठीक है, ये शब्द है मैटरनिक का। किसका है, मैटरनिक।
ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ये प्रश्न आया है। कल से मैं आए हुए सन को भी आगे टाइप करवा दूंगा ताकि आपको विश्वास हो जाए कि नहीं ये प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, बस आपको करना क्या है, इस मेहनत के एवज में देखना है पूरा वीडियो और प्रश्न को समझना है, आंसर करना है और सब्सक्राइब, नीचे वहीं बटन होगा सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, ताकि ये चैनल ग्रो कर जाए और आपके लिए बहुत सारी चीजें नई नई लेकर आए। समझ में आ रही बात? सारे सब्जेक्ट के बहुविकल्पी इसमें पढ़ाए जाएंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि टाइम ही उसी का है। और आपको प्रतिदिन ये बताया जाएगा कि कैसे पेपर में आपको लिखना है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि शिक्षा एक चिंतन है जबकि परीक्षा एक कला है। कोई जरूरी नहीं कि जिसको बहुत कुछ आ रहा हो वह सब कुछ अच्छे से लिख पाए, ठीक है। जिसको थोड़ा कम ही आता है लेकिन बहुत अच्छे ढंग से लिख लेता है उसको नंबर अच्छा मिल जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान देने की बात है। फिर है कि ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था, ठीक है। तो मैटरनिक जान लीजिएगा जोसेफ मेस्सीनी का विरोधी था। समझ में आई बात? इसलिए ये इसमें से रूसो, विक्टर इमैनुअल, काल्विन, ये सारे ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। तो सही कौन सा है आपको पता लग गया होगा कि सही कौन सा है? जोसेफ मेस्सीनी। क्लियर? हाँ, जोसेफ मेस्सीनी। अगला प्रश्न आपका है, देखिएगा कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया है? इटली, देखिए फ्रांस के बाद जर्मनी, अब बात हो रही इटली की। इटली का नेतृत्व किसके नेतृत्व में किया गया है? एकीकरण, ठीक है। जोसेफ गैरिबाल्डी, ऑटोवान बिस्मार्क, नेपोलियन या विलियम प्रथम, ठीक है। तो इनके बारे में अभी आपने सुना है, इसलिए इसका आंसर क्या सही होगा? जोसेफ गैरिबाल्डी। क्या इन्हीं के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया गया है? क्लियर? हाँ, जोसेफ गैरिबाल्डी। इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन आपका है, 1789 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था? ठीक, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए एक बार फिर आ गया है। तो इसका आंसर आप जान लीजिए, यह है फ्रांस की क्रांति। तो 20 क्वेश्चन आपके इस स्लाइड में हैं और 20 में से 10 हो गए हैं। मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि कितना क्वेश्चन आपका 10 में से सही हुआ और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। क्या इससे आपका फायदा हो रहा है कि नहीं फायदा हो रहा है? कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो भी, और जो भी कमी लग रही है उसको भी बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना बच्चों। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि वियना की संधि कब हुई? वियना की संधि कब हुई? यह भी प्रश्न आया था कल, ठीक है। कब? 1815 में। कब? 1815 में। निश्चित तौर पे आगे बढ़िए, क्योंकि जो प्रश्न बता दिया गया है उस पर चर्चा बार बार करने की जरूरत नहीं है। निरंकुशवाद, ठीक है, निरंकुश शब्द है। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर अंकुश ना हो, ठीक है। ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर अंकुश ना हो उसे निरंकुशवाद कहते हैं। अब आप ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन में देखिए क्या ये बात कहीं लिखी है। तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है, नो, ये सही नहीं होगा। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश ना हो, नहीं होता है। तो नहीं होता है, अंकुश ना हो, ये इसी से मिलता जुलता है, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। क्लियर? हाँ, जागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सो गया वो समझिए अपना भविष्य खो रहा है, ठीक है। क्या खो रहा है? अपना भविष्य खो रहा है। तो अभी अगर जाग रहे हैं तो बाद में आराम से सोएंगे बच्चों, ठीक है। मैं प्रतिदिन आपको यही बताता हूं कि अगर आप मेहनत कर लिए ये शुरू के दिनों में तो आपकी जिंदगी अंतिम दिनों में बहुत अच्छे से कटेगी। आपके पास पैसा हो गया, आप चूंकि देख रहे होंगे कि शौक तो नहीं पूरा हो रहा है, जरूरतें पूरी होती हैं माँ बाप के पैसे से, शौक तो अपने पैसे से पूरा होता है। आज बाजार में आप टहल रहे होते हैं, मन करता है ये खा लें, ये पहन लें, ये कर लें, लेकिन
तब वहां आड़े आ जाता है माँ बाप का पैसा। मैं शहरों के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके माँ बाप किसी न किसी सरकारी जॉब में कर रहे हैं या बहुत अच्छे पैसे वाले हैं। मैं ऐसे बच्चों के स्कूल में पढ़ाता हूं जहां पर ज्यादातर मजदूर और किसान के बच्चे आते हैं, जो पैसे पैसे के लिए तरसने की बात होती है। तो ऐसे बच्चों को उज्जवल भविष्य देना निश्चित तौर पे एक अध्यापक का कर्तव्य होता है, और मैं उसी मुहिम को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, ठीक है ना जी, क्योंकि सपने देखने का अधिकार सभी को है। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है देखिए कहीं मक्खी बैठ गई होगी तभी ये दिक्कत कर रहा है। आगे देखिएगा, अगला है कि उदारवाद से तात्पर्य है। उदारवाद, उदारवाद ये बार अभी क्वेश्चन आया था कि जो शासन नरमी के साथ चले, ढील के साथ चले, मतलब सबकी बात हो, सबके सुना जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं उदारवादी शासन। तो इसका अब आंसर ये सही होगा। अभी ये क्वेश्चन आया था एक बार, खैर ठीक है जितनी बार इंपॉर्टेंट था, टाइप जिन्होंने किया है उतनी बार कर दिया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पढ़ने के बाद कई बार आप दोहरा लेंगे तो आपको जान लीजिए इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। कह रहा है कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति, ये आपका सही होगा विकल्प, फ्रांस की क्रांति। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? गैरीबाल्डी, अभी प्रश्न आया था गैरीबाल्डी का, तो इन्होंने किस, ऑस्ट्रिया, नो, इटली, यस इटली। गैरीबाल्डी का संबंध किस देश के राष्ट्रीय एकता से था? तो इटली के, ठीक है ना जी, इसका आंसर होगा इटली। क्लियर? आगे है कि गैरीबाल्डी संबंधित था गैरीबाल्डी संबंधित था, तो निश्चित रूप से पहला ही होगा। वही प्रश्न अलग तरीके से आया हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 4 से 5 ही प्रश्न हर फ्रांस में भी हैं, जर्मनी में भी हैं, इटली में भी हैं, ठीक है, और वही आपको याद हो गए तो वही पर प्रश्न बार बार रिपीट होंगे। क्लियर? ये चीज जानते रहिएगा। हाँ, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? 1804 नेपोलियन का कोड पिछली वीडियो में आपको पता है कि इसे नेपोलियन नागरिक संहिता भी कहते हैं, ठीक है। जब राजा नेपोलियन राजा बना था तो इसने अपने राजतंत्र को चलाने के लिए, राज शासन को चलाने के लिए यह लागू किया था। इसमें क्या नहीं था? जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, यही नहीं था, ठीक है, यही नहीं था, बाकी सब थे। क्लियर? सामंती व्यवस्था का अंत था, संपत्ति का अधिकार सबको था और कानून के समक्ष समानता थी, सभी था, यही नहीं था, यानी यही आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है कि 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? मतलब जब गैरीबाल्डी के प्रयासों के द्वारा इटली 1861 में एकीकृत हुआ, एक राष्ट्र के रूप में जन्मा, तो उस समय उसका राजा कौन बना था? तो ये ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ये का है, क्या है? का, ठीक है। इसका राजा कौन बना था? जल्दी से बताइएगा। तो इसका राजा बना था इमैनुअल द्वितीय, यही इमैनुअल द्वितीय। पेन को चेंज कर लेते हैं, इमैनुअल द्वितीय। क्लियर? आगे बढ़िएगा, कह रहा है कि जोसेफ मैत्सिनी का संबंध था, जोसेफ मैत्सिनी का संबंध था, जल्दी से बताइएगा, जोसेफ मैत्सिनी का संबंध किससे था? ठीक है, अब आप लगभग पहुंच चुके हैं कहां? अपने अंतिम पड़ाव पर, यानी कि देखिएगा वीडियो बहुत लंबे के चक्कर में ऐसा ना हो कि बहुत कुछ छूट जाए। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। इसका संबंध था इटली के एकीकरण से, ठीक है ना जी, इटली के एकीकरण से जोसेफ मैत्सिनी का। अगला है कि फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण था स्टेट्स, ये देखिए शब्द थोड़ा सा गलत हो गया है टाइप में, स्टेट्स जनरल का अधिवेशन। इसका आंसर क्या होगा? स्टेट्स जनरल का अधिवेशन। तो इस तरह से आपके इस चैप्टर से
जो यूरोप में राष्ट्रवाद था, इससे टोटल 20 क्वेश्चन, ठीक है, समाप्त हो गए। एक क्वेश्चन और, इंग्लैंड सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां आई थी? तो जान लीजिएगा इंग्लैंड में आई थी, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं। मैं जाते सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई थी, इंग्लैंड में आई थी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए, इससे बाहर कहीं नहीं क्वेश्चन जाएंगे। तो जल्दी से बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही मेरी मेहनत का इनाम है, मुझे गुरु दक्षिणा है, बाकी और कुछ नहीं मुझे चाहिए, ठीक है। आप लोग मन से पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए और अपना नाम जिले और उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से दर्ज कराइए, यही शुभकामना है मेरी। इसी शुभकामनाओं के साथ लेते हैं आज के लिए विदा। सुनने के लिए धन्यवाद।